हेलो दोस्तों। हम आज हिंदू लॉ के सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो अगर आप जुडिशरी या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें एड्रेस होने वाली हैं कि हिंदू लॉ कोडिफाई फॉर्मेट में पहुंचा कैसे। आज का जो टुडेज हिंदू लॉ है वो इस फॉर्मेट में, जो प्रेजेंट फॉर्मेट है, उस तक पहुंचा कैसे है, ट्रैवल कैसे किया है। तो आज इस पे पूरे एक्सप्लेन्ड वे में बात होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदू लॉ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट और कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग लीगल सिस्टम्स में से एक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, गार्जियनशिप्स एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। तो ये बेसिकली हिंदूज के अंदर जो वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मैरिज हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद में गार्जियनशिप हुआ, मेंटेनेंस हुआ, इन सबको रेगुलेट करते हैं। तो जो सोर्स हैं हिंदू लॉ के, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे एक हुआ एंशियंट सोर्स और एक हुआ मॉडर्न सोर्सेस। तो हिस्टोरिकली अगर बात करें, हिंदू लॉ डेवलप हुआ है रिलीजियस टेक्स्ट, कस्टम्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। और आफ्टर कोडिफिकेशन 1995 में आपको पता है एक मेजर हिंदू लॉ आया था, हिंदू मैरिज एक्ट, इसी के अराउंड। तो लार्जरी इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिली थी। तो बात करें अगर हिंदू लॉ के ओरिजिन की, तो ये वैदिक पीरियड से इसका जो ओरिजिन ट्रेस किया जाता है, जो अराउंड 1500 टू 500 बीसीए के दौरान है। तो अर्लीस्ट फाउंडेशन लाइज इन रिलीजियस स्क्रिप्चर, श्रुति एंड स्मृति को सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो श्रुति और स्मृति को माना जाता है, जो आगे वीडियो में अपन एक्सप्लेन्ड वर्जन में डिस्कस करने वाले हैं। और ओवर टाइम जब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के साथ में जब ब्रिटिश एरा आया, उसमें डेवलपमेंट हुए, एंड उसके बाद में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था उसमें जो डेवलपमेंट हुए, तो इन सभी डेवलपमेंट से निकल के हिंदू लॉ आज कोडिफाइड फॉर्मेट में जो बना है वो इस प्रोसेस के थ्रू निकल के बना है। तो बारी बारी करके एक एक क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। जो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं हिंदू लॉ के, वो दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं, एंशियंट और मॉडर्न। एंशियंट में अपन बात करें तो श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट एंड कस्टम्स। और अगर मॉडर्न की बात करें तो लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्साइंस। तो अगर एंशियंट सोर्सेज की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है दैट विच इज हियर, जो सुना गया है। तो अर्लियर टाइम में जो गुरु और शिष्य का टाइम था, उस टाइम में जो नॉलेज थी वो सुनकर ही ट्रांसफर की जाती थी। तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है श्रुति के, वो चार वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग के वेद के अंदर हाइम्स दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं देवताओं की स्तुति के लिए। यजुर्वेद में दिए गए हैं रिचुअल्स, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए।
सामवेद में दिया गया है, ऋग्वेद के जो मंत्रास हैं उनको संगीत और ज्ञान के रूप में रखा गया है। और अथर्ववेद के अंदर बेसिकली बात की गई है मेडिसिन्स के बारे में, मैजिक के बारे में, इन सब के बारे में बात की गई है। तो जो श्रुति है प्राइमरी और सुप्रीम सोर्स है हिंदू लोग का, ये इम्पोर्टेंट है। मोरल प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज, धर्म, सोशल ऑर्डर, गाइडलाइंस की बात की गई है, बट ये कोडिफाइड लीगल टेक्स्ट नहीं है। फिलोसफिकल फाउंडेशन रखा है हिंदू लोग का, वो श्रुति ने रखा है। तो स्पेसिफिकली इसमें जो बात की गई है धर्मा, जस्टिस एंड राइटियसनेस की, तो श्रुति बेसिकली क्या है, सबसे प्राचीन हिंदू लॉ की जो अवधारणा उत्पन्न हुई है, ओरिजिन हुआ है हिंदू लॉ की, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसमें लोग की फॉर्म लेना या स्ट्रक्चर लेना जहाँ से स्टार्ट की है, वो श्रुति वाला पार्ट है वैदिक एरा से। दूसरी अगर बात करें जो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें, स्मृति। इसका अर्थ होता है, स्मृति मीन्स दैट विच इज रिमेम्बर्ड। श्रुति में जो बोला गया, स्मृति में जो याद रह गया। इसमें जो संतों ने बात की है, वो बात जितनी याद रह गई है वो स्मृति के अंदर है। तो डेवलप हुआ है ये आफ्टर श्रुति टू एक्सप्लेन एंड सिंप्लीफाई वैदिक प्रिंसिपल्स। वेदों के सिद्धांतों को समझाने के लिए इसका विकास किया गया था। और ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट में था, थोड़ा सोसाइटी के जो बिहेवियरल कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए व्यवहारिक रूप में लिखी गई है। जो इम्पोर्टेंट स्मृतिज हैं उसमें से आती हैं मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। और स्मृति के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट कवर किए हैं मैरिज के, इनहेरिटेंस के, उत्तराधिकार के नियम होते हैं, जो अडॉप्शन, दत्तक के, पार्टीशन, विभाजन एंड ड्यूटीज एंड पनिशमेंट है। क्या क्या ड्यूटीज हैं और अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या उनके लिए पनिशमेंट रखे गए हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स रखा गया है वो है कमेंट्रीज। इसका अर्थ है एक्सप्लेनेशन, मतलब स्मृति, श्रुति फर्स्ट, देन स्मृति, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है जूरिस्ट के द्वारा, उनको कमेंट्रीज बोला गया है। इनका पर्पस था कि जो जो याद रह गई हैं चीजें, जो स्मृति है उनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, उनको दूर करना और इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में समझाना लोगों को। तो इम्पोर्टेंट कमेंट्रीज में अगर अपन देखें, बात करें, तो इनमें है मिताक्षरा, दयाभागा, ये स्कूल्स में भी बात करने वाले हैं, जिसमें रिटर्न मिताक्षरा है जो विजयनवेश्वर के द्वारा लिखी गई है, और दयाभाग जो है जीमूतवाहन के द्वारा लिखी गई है। तो ये स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में प्रॉपर वे में डील करेंगे। अदरवाइज यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये टॉपिक उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो गेट बैक टू द टॉपिक्स। इसकी इम्पोर्टेंस है, ये जो स्कूल्स जो डेवलप हुई हैं हिंदू लॉ में, जो थिंकिंग, अलग अलग थिंकिंग डेवलप हुई है, दयाभाग एंड मिताक्षरा, ये उसका फाउंडेशन है। अप्लाइड बाय कोर्ट्स बिफोर कोडिफिकेशन, इसका कोडिफिकेशन होने से पहले ये कोर्ट्स के द्वारा इस चीज को अप्लाई किया जाता था। जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट एंशियंट सोर्स है वो है डाइजेस्ट, निबंध। डाइजेस्ट आर द कंपाइलेशन ऑफ वेरियस स्मृतिज एंड कमेंट्रीज। स्मृति प्लस कमेंट्रीज
इन दोनों को मिला के एक शॉर्ट फॉर्मेट में निबंध तैयार किया गया था। इन दोनों को जो एसेंस निकाल के तैयार किया था वो निबंध, मतलब किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देना, उनको डाइजेस्ट कहते हैं। इनका पर्पस था, वही पर्पस है, समराइज करना और कलेक्ट करना लीगल प्रिंसिपल्स को। इनके एग्जांपल्स हैं विक्रमा वीर मित्रोदय एंड स्मृति चंद्रिका। इनकी इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो हेल्प इन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, वही बात है कि स्मृतिज प्लस कॉमेंट्रीज, इन बोथ में अगर कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म हो जाएंगी तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, मतलब हर जगह सेम हिंदू लॉ एप्लीकेबल होने में दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें बन सकती थी, अगर उनका एक्सप्लेनेशन अलग अलग वे में किया जाता तो वो सब इरेडिकेट हो जाती हैं इससे। तो पांचवा इम्पोर्टेंट है वो है कस्टम्स। कस्टम एक ऐसी चीज है जो डे टू डे लाइफ में काफी सुनते हैं। तो एक ऐसा नियम है जो लंबे टाइम तक किसी एक ऐसे कन्वेंशन को या रूल को फॉलो किया जाए और फिर वो कानून का रूप ले ले, एक्वायर्ड फोर्स ऑफ लॉ, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत समय से फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीजें कस्टम हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले स्लेवरी थी, जो ब्लैक पीपल्स की स्लेवरी थी, वो थी यूएसए के अंदर, बट वो अभी प्रोहिबिटेड है। कस्टम, वो ही कस्टम लॉ का फॉर्म लेते हैं जो कुछ एसेंशियल्स कंप्लीट करते हैं या एसेंशियल्स में फॉल इन करते हैं। तो सबसे कंडीशंस हैं इसमें, एसेंशियल कंडीशंस हैं, एंशिएंट प्राचीन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले था फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ। सर्टेन होना चाहिए, निश्चित, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और रीजनेबल होना चाहिए कि रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। वही बात आ गई स्लेवरी वाली। और अभी मॉडर्न टाइम में अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सती प्रथा थी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग एक्ट लाके उसको बैन किया था। कस्टम्स की बात करें तो लोकल कस्टम्स होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं, कास्ट कस्टम्स होते हैं। और इनके लीगल पोजीशंस की बात करें, लोकल कस्टम्स जैसे खा हर जगह के अलग अलग खाने पीने के जो हैं हैबिट्स हैं वो अलग हैं। फैमिली कस्टम्स में अगर बात किया जाए, कोई जॉइंट फैमिली को प्रेफर करता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करता है। और अगर फैमिली कस्टम्स की बात करें, वही रिलीजियस वे में कुछ डिफरेंस होगा अलग अलग फैमिलीज का। कास्ट कस्टम में जैसे मैरिज रिचुअल्स होते हैं, हिंदूज में डिफरेंट कास्ट हैं तो उनमें सबके रिचुअल्स अगर आपने देखे होंगे तो कुछ मेजर लेवल पे तो वो सारे सेम है, बट माइनर लेवल पे वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इनकी लीगल पोजीशन के बारे में किया जाए तो कस्टम प्रिवेल्स और स्मृति इफ प्रॉपरली प्रूव्ड, अगर इनको प्रूव किया जाता है एक अच्छे वेरिफिकेशन के साथ में और एक्सप्लेनेशन या प्रूव के साथ में दैट इट इज ए वैलिड कस्टम, तो ये स्मृति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले लेते हैं। तो मस्ट बी प्रूव्ड इन क्लियर एविडेंस, वही बात आ गई कि आपका एविडेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि दैट ये चीज़ कंटिन्यू है, रीजनेबल है, और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है।
तो ये एंशियंट सोर्स के बारे में था, और इसमें एक इम्पोर्टेंट केस था, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटो रामलिंगा सेतुपति। इसमें कोर्ट ने कहा था कि कस्टम रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। इसमें कस्टम्स को वैलिड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ बोला गया था। अगर बात करें मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्स की बात करें तो ये मॉडर्न सोर्स से उनसे डील करते हैं जो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो ब्रिटिश काल और जो इंडिपेंडेंस के मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था उसके बाद में जो डेवलप हुए हैं उनको मॉडर्न सोर्सेज में रखा गया था। और ये बेसिकली ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और एप्लीकेबल हैं इन प्रेजेंट लीगल सिस्टम में। इसका एक कारण है कि ये एप्लीकेबल ज़्यादा क्यों है। इंडिपेंडेंस के बाद में जितने भी चीज़ें हैं, ये जितने भी एक्ट बने हैं वो रैशनल हैं, बायस नहीं है, सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। तो इसीलिए वो थोड़े ज़्यादा एप्लीकेबल हैं और रिटन फॉर्मेट में है सारे, तो एम्बिग्यूटी नहीं है, उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। तो मॉडर्न सोर्स में अगर बात करें सबसे पहले लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन आपको जैसे सब लोगों को पता ही होगा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाया गया कानून। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मॉडर्न सोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओवरराइड कर देता है, प्राचीन ग्रंथों प्रथाओं पर प्रभावी है। अगर लेजिस्लेशन जहाँ आ गया तो हमेशा आगे रहेगा स्मृति, श्रुति, कस्टम्स, इन सब से। और जो पार्लियामेंट के द्वारा जो एनेक्ट किए गए हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन, मेंटेनेंस और माइनॉरिटी गार्जियनशिप 1956, और ये एक कोडिफाइड फॉर्मेट में है मॉडर्नाइज हिंदू लॉ। मॉडर्न टाइम के साथ में हिंदू लॉ को बैलेंस करने के लिए ये एक्ट लाए गए थे, उस टाइम की सोसाइटी की जो नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस किए गए थे। दूसरी जो इसमें आती है मॉडर्न सोर्स में, ये आती है जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जो कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं कई बार वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इसमें बेसिकली जो ऊपर की जो न्यायपालिका है उसको लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। जो इन दो के जो डायरेक्शंस हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका इम्पोर्टेंस है बाइंडिंग अंडर वन आर्टिकल जो 141 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर ये बाइंडिंग फोर्स रखती हैं और व्याख्या करती हैं कानून की, और क्लैरिफाई लो मतलब जो भी अस्पष्टता होती है उसको स्पष्ट करती हैं। और ये बेसिकली सोशल चेंज के अकॉर्डिंग लॉ को बैलेंस करती हैं। इसमें अगर केस की बात करें तो गीता हरिहरन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक केस था, इंटरप्रेटेड गार्जियनशिप लॉ इन फेवर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। जेंड लैंगिक समानता के पक्ष में अभिभावकता कानून की व्याख्या की थी, मतलब जेंडर इक्वेलिटी को कोर में रख के गार्जियनशिप की एक्सप्लेनेशन की थी कि गार्जियनशिप दोनों बोथ जेंडर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और दूसरा केस है विनीता शर्मा राकेश शर्मा का, इक्वल कोपार्शनरी राइट्स ऑफ डॉटर्स, मतलब जो एसेट्स हैं या फिर कोई भी संपत्ति है उसमें फीमेल हिंदू को बराबर का हिस्सा दिया गया था इस केस में। तीसरा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। इसका मीनिंग होता है, और ये जब मतलब किसी इंसान के द्वारा समानता और अच्छी सोच उसको कंपाइल करके अगर
यूज किया जाए, अगर ब्रेन का यूज किया जाए विद प्रॉपर रीजनिंग। बट ये जब अगर कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इम्पोर्टेंस किसकी क्या है? बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके ऊपर ये काम करता है। और फेयरनेस होनी चाहिए इसके अंदर, बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पर प्रॉपर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो और दूसरी कम्युनिटी के लिए आप बायस हो, तो उस केस में ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। और ये काम आता है जैसे लॉ में कोई गैप्स हो, तो बेसिक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उस गैप को बैलेंस किया जाए। तो ये सोर्सेज के बारे में था। अगर इसकी बात करें कि आज इस सोर्स की क्या रेलेवेंस है, तो कोडिफाई करने में हिंदू लॉ नाउ गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी एक्ट्स एंश्योरिंग सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। एंड दूसरी बात है कि कोडिफिकेशन तो हुआ ही है, दूसरा है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। जैसे अभी बात किया था कि अपन ने बात की थी डॉटर हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट, लड़कियों को भी वो प्रॉपर्टी राइट्स इक्वली मिले हैं। एग्जाम्पल वो केस की बात हुई है विनीता शर्मा राकेश शर्मा। सोशल रिफॉर्म भी हुए हैं, जैसे प्रैक्टिस लाइक बाइगेमी आर प्रोहिबिटेड अंडर, बहुविवाह इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है एंड पनिशेबल ऑफेंस है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट्स इंटरप्रेटेज हिंदू लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जो हिंदू लॉ है, कोर्ट्स ये ध्यान रखती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक लॉ है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं, तो उनको ओवरराइड ना करें, मतलब उनको ब्रीच ना करें, उनका उल्लंघन ना करें। एट द एंड ऑफ द डे स्टेट का काम है सोशल वेलफेयर का। तो हिंदू लॉ को इतना स्ट्रोंग ना हो जाए कि वो सोशल वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक जो सोशल सर्विस होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करने लग जाए। तो उसका बेसिकली ध्यान रखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक जो फंडामेंटल वैल्यूज दी गई हैं उनको ओवरराइड ना करे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, प्रोटेक्ट राइट रिलेटेड टू मैरिज, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये हो गया। तो अगर अपन बात करें मॉडर्न सोर्स हैव ट्रांसफॉर्म हिंदू लॉ फ्रॉम रिलीजियस रूल्स टू कोडिफाई, तो जो मॉडर्न सोर्स हैं उन्होंने कोडिफिकेशन करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। टुडे लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर डोमिनेंट सोर्सेज। लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून इनेक्ट किए जाते हैं वो डोमिनेंट है आज। श्रुति स्मृति ये सब नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो इसमें सबका वो जो किसी भी एक्ट में इनडायरेक्टली पार्लियामेंट रिप्रेजेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब पार्लियामेंट कोई रूल इनेक्ट करती है तो वो माना जाता है कि पूरे देश के द्वारा उस पे एग्री किया गया है। तो ये थे बेसिकली सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो आज हमने बात की है इंट्रोडक्शन पे, फिर ओरिजिन 1500 बीसी से, फिर सोर्सेज की बात की है, उसमें एंशियंट एंड मॉडर्न सोर्सेज, इसमें श्रुति की बात की है पहले, स्मृति की बात की है। श्रुति, अगर स्मृति में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो श्रुति मतलब सुनेंगे तभी याद रखेंगे। उसके बाद में डाइजेस्ट, कमेंट्रीज और कस्टम्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है लेजिस्लेशन,
जुडिशियल डिसीजंस, उसके बाद में इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड गुड कंसेंस। तो ये सब अपन ने कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जुड़े रहिए इस सेगमेंट से। और अगर आपका कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पढ़ाने का यही पेस रखना है या कम करना है, ज़्यादा करना है।